नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट 3 पार्ट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेकंड पार्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो होगा तीसरा पार्ट, और इसमें हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न है वो आज के ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव जो है वो कौन होता है? तो कौन होता है? ये जो है वो प्रधानाध्यापक होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति जो है उसका सचिव। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान जब आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ पर केवल हिंदी वर्ड बढ़ गया है और यहाँ पर शिक्षा था, तो रिप्लेस करके ध्यान रखिएगा। हिंदी संस्थान के संबंध में पूछा जाए तो आप कहेंगे वाराणसी में है। अगला है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये जो है वो इलाहाबाद में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ से देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 2015 के, फिर 16, 17, 18 इस टाइप से सीरियल से जो है वो सभी प्रश्न चलेंगे। तो बात करते हैं प्रश्न की। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? तो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रवज्जा संस्कार होता था। 8 वीडियो में कंप्लीट कोर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही करा चुका हूं। इन 8 वीडियो में नहीं देखा हो तो फास्ट रिवीजन सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जितने प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं सब प्रश्न उससे ही आपके शामिल हो जाएंगे। अगला है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो आदर्शवाद आपका सही हो जाएगा। अगला है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चे को इसमें क्या होता है, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, उस पर किसी प्रकार का जो है वो बंधन नहीं होता, तो वो हम प्रकृतिवाद में देखते हैं। अगला है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था? तो रूसो ने ये विचार जो है वो दिया था। अच्छा डेफिनेशन भी है और अच्छा ये पॉइंट भी है, इसके संबंध में आया तो आप लिख भी सकते हैं। अगला है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो जॉन डीवी ने जो है वो की थी। ध्यान रखिएगा इनका नाम, जॉन डीवी। अगला है, सच्ची शिक्षा वही है। अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कथन आपका ये पूछा गया, फिर ये पूछा गया, फिर ये पूछा गया, तो कथन अच्छे खासे पूछे गए हैं। और मैंने आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट इसी का था उसमें बहुत से कथन कराए थे टाइप के अलग अलग, उनको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लगातार 3 कथन पूछे गए हैं। अगला है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास करके उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता और भाईचारा जैसी जो भावनाएं हैं उसको उत्पन्न करती हैं। ये सोच विचार किसका है? तो महात्मा गांधी जी का जो है ये विचार है। अगला है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे फ्रोबेल जो है वो हो जाएंगे। फ्राबेल नहीं होता, फ्रोबेल होता है। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता। अगला है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो किसने कहा है? गिजुभाई बघेला जिन्होंने जो है वो कहा है। गिजुभाई बधेखा करके भी इनका नाम लिखा देखने को आपको मिलता है। अगला है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? तो कब किया गया? 1969 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969। अगला है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य और निशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो आप क्या कहेंगे? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना, यही इसके अंतर्गत जो है वो आता है। अगला देखते हैं, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के जो बालक हैं उनसे घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? बाल श्रम जो है वो कहलाता है। और इसी के संबंध में उनको इसको रोकने के लिए आपके बाल अधिकार भी जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं। अगला है, परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? तो ये सभी शिक्षा के प्रभावी कारक जो है वो हो जाएंगे। अगला है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना और सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये आपका शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर दिए जाएं, ये जो है वो कहलाता है। अगला, विद्यालय समाज में सभी के बीच
लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो लैंगिक समानता कहलाता है। और 2015 के सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए, 2016 के यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने जितने प्रश्न देखे उससे एक अंदाजा लगा कैसे कैसे आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं और कैसे जो है वो जा सकते नहीं, कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। 2016 का पहला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वैदिक साहित्य के संबंध में जब पूछा जाए। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मोक्ष तो जो है वो, या मोक्ष की प्राप्ति आप कह सकते हैं, ये जो है वो प्रमुख उद्देश्य जो है वो था। अगला देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद जो है उसके जन्मदाता कौन है? तो कौन है? चार्ल्स पियर्स जो है वो जन्मदाता हैं किसके? प्रयोजनवाद के। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स। सब मैंने आपको बताए थे, कब आधुनिक पूछा जाए तब आप क्या लिखेंगे, कभी डायरेक्ट पूछा जाए तो देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला कह रहा है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। मैंने बताया था, ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी, संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य आए, तो आप क्या कहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन है। इतने पॉइंट से मैंने आपको याद करने को बताया था, 2016 में क्वेश्चन आया था। अगला है बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? तो गिजू भाई जो है इन्होंने जो है वो दी थी। नाम ध्यान रखिएगा इनका। अगला है मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो मैंने बहुत बार बताया, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आती हैं सब मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 4 अगस्त 2009 को जो है वो पारित हुआ था। अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य में जो है आपके आ जाएंगे। अगला कह रहा है कि जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय हो जाएगा शहर तथा गांव की नलियों में यहाँ पर नलियों नहीं नालियों होगा, नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। ये उपाय हैं कैसे आप दूर कर सकते हैं। और नदियों के समीप गंदे बर्तन, मरीजों के कपड़े या कह सकते हैं जानवरों को नहलाना, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा जो तालाब है उनमें पशुओं को देखिए नहलाने के संबंध में लिखा है तथा वाहनों को धोने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। 2 बार क्वेश्चन आया है, 2016 में भी आया, 2016 का द्वितीय बार का भी आया है। बाकी ये सारी चीजें अपने आप से लिखने वाली हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? 1986 में जो है वो लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय होता है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि। किससे? पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से जो है इसका तात्पर्य हो जाएगा। अगला है बालिका शिक्षा के 2 प्रमुख समस्याएं। तो पहली समस्या है शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, दूसरा हो जाएगा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। तो ये 2 प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती हैं जब बात की जाती है बालिका शिक्षा के संबंध में। अगला है किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से हैं? सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, ये सभी आपके मानवीय मूल्य जो है वो हो जाएंगे। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का जब उल्लेख पूछा गया तो ये सारे आप पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो मैंने बताया था आपको किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो आप कहेंगे टैगोर को, यहां से देखिए 2016 के द्वितीय बार के अब प्रश्न स्टार्ट हो गए, अभी तक 2016 चल रहा था। तो टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की जो धारणा है उसमें विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव यानी कि सुप्रीम मैन जो है वो माना और वो जो है वो अद्वैतवादी जो है वो थे। अगला देखते हैं प्रश्न, फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। यही चीज मैंने कहा था, रचनाएं जितनी भी हैं
उनके संबंध में इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मिनिमम 2 तो सभी की याद होनी चाहिए। फ्रोबेल की मैंने बताई थी एजुकेशन ऑफ मैन, और दूसरी प्रमुख मदर एंड प्ले सॉन्ग। यही दोनों मैंने आपको बताई भी थी, वो जो 8 वीडियो वाला फास्ट रिवीजन कराया था मैंने। तो 2016 का द्वितीय बार के पेपर में पूछा गया था। अगला है जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। जनसंख्या और शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या शिक्षा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर लिखा है कि परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार परिभाषा दे रखी है, फिर उसी प्रकार यूनेस्को के अनुसार परिभाषा दे रखी है। तो इनमें से कोई भी आप एक याद रख सकते हैं। मेन ऊपर जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है ये बेसिक मैंने आपको बता दी, समझा दी। बाकी आप अपने अनुसार इनमें से कोई एक याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दोनों जो है वो याद रखें। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दूरस्थ शिक्षा के संबंध में। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर 3 विशेषता लिखी हैं। पहली की यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से बिल्कुल भिन्न है, आप भी जानते हैं। इसी प्रकार इस पद्धति में स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी पर अधिक बल जो है वो दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये आपके दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं के संबंध में जो है वो पॉइंट हो जाएंगे। अगला है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो आप क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था और साधन के स्वाभाविक स्थिति से जो है वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा क्या है? प्रत्येक रूप से जीवन से संबंधित होती है, और ये जो शिक्षा है वो स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली। ये बालक के आचरण का रूपांतरण करती है, परंतु रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो अज्ञात, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होती है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में। अगला पूछा गया मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया आप सभी जानते हैं, पर उसको लिखेंगे कैसे उसको समझिए कि आज के समय में मल्टीमीडिया जो है वो वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग का सूचक है, और इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। ये सारी चीजें इसी में शामिल होती हैं। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया मुख्यतः वस्तुतः जो विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं, चाहे वो श्रव्य हो, दृश्य हो, पाठ्य तथा चित्रक हैं आदि का एक उपयोगी संयोजन है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में भी मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार से मल्टीमीडिया के बारे में आप लिख सकते हैं। सब आपके प्रश्न 2016 के ही द्वितीय बार के पेपर के चल रहे हैं। अगला है आदर्शवाद के प्रमुख जो प्रवर्तक है उनके नाम। तो सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल। ये मैंने सारी चीजें ट्रिक से बताई थी कि कौन कौन से किस में नाम आते हैं। शिक्षा के क्रम से नाम की प्लेलिस्ट है सेकंड सेमेस्टर की, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, 1863 में हुआ था, और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो था। अगला है टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1990। ये सन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1990 नहीं है, ये आपका 1901 है। 1901 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना जो है वो की थी। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी शांति निकेतन के संबंध में। और यही विश्व भारती की स्थापना के संबंध में पूछा जाए तो 6 मई 1922 दोनों ही सन मैंने आपको जो है वो बताए थे। अगला देखते हैं प्रश्न कि जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। तो जैसे लक्ष्य में आप कह सकते हैं आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व जो है उसकी अनुभूति कराना। और दूसरा आप कह सकते हैं छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। तो ये आपके लक्ष्य जो है वो इसमें हो जाएंगे। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो आप क्या कहेंगे? वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा, जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, तो वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका अर्थ।
अगला है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ। मैंने आपको बहुत बार बताया, महात्मा गांधी जी ने किया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी नाम ध्यान रखिएगा। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम, ये भी मैंने बताया था, अकेडमी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आया तो दोबारा नहीं आएगा। अगला है राज्य से क्या अभिप्राय है, तो आई एल कैंडिल जो है उनके अनुसार डेफिनेशन लिखी है कि राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ये जो है वो डेफिनेशन है। अगला है पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो फ्रोबेल जो है आपका सही हो जाएगा। फ्रोबेल ने जो है ये कथन दिया था और बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए फ्रोबेल के बारे में अगर कोई डेफिनेशन आए, कोई प्रश्न आए, तो इनके अनुसार करके आप ये लिख सकते हैं। अगला है प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है, तो आप कहेंगे ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। अगला है शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो आप कहेंगे सुकरात जो है वो हो जाएंगे शिक्षण विधि के जनक। अगला है प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो भौतिकवाद के अलावा भी और नाम थे, वो मैंने सब बताए थे, पर एक ही नाम को लिख सकते हैं, तो भौतिकवाद यहाँ पर लिखा गया है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था, तो 1839 में किया था। और बाकी ये प्रकृतिवादी के अंतर्गत ही आते हैं, वो तो मैंने आपको बताया था। और प्रमुख प्रकृतिवादी में रूसो का नाम देखने को मिलता है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। रूसो ने कथन भी दिया था प्रकृति की ओर लौटो, वो भी आपको देखने को मिलता है। और जो प्रकृतिवाद है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, और जो शिक्षक होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जिसको हम गौड़ जो है वो कहते हैं। अगला है समाज के प्रमुख कार्य लिखे, तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। मूल्य का अर्थ पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे, मूल शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी जो है वो सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है बाल अपराध के प्रमुख बिंदु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, गरीबी, भुखमरी, यानी कि कहने का मतलब है कि इन सभी के कारण ही तो बाल अपराध जो हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो इस आधार पर आप लिख सकते हैं। शिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता आदि, तो ये सब वन लाइन में पूछे जाते हैं, तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला, तो आप क्या कहेंगे, 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उनके द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, तो बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया, तो 2 फरवरी 1835। और यही आपको 4 फरवरी भी कहीं देखने को मिलता है, तो इतना कंफ्यूज ना होइएगा, अधिकतर 2 ही फरवरी देखने को मिलता है, तो 2 फरवरी याद रखिएगा। अगला है वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की, तो 19 जुलाई 1854 को घोषित की, ये मैंने तारीख आपको बताई थी। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया, तो 11 से 14 वर्ष के लिए जो है वो दबाव अधिक डाला गया। अगला है शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वयक आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, ये कथन किसका है, तो प्लेटो का ये जो है वो कथन है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष से 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है, ये समय ध्यान रखिएगा। अगला है गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा, तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये डेफिनेशन है महात्मा गांधी जी की। देखिए यहाँ से 2019 के सबसे लेटेस्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, 2019 का प्रथम बार का। अगला है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, कथन की व्याख्या कीजिए, तो जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा त्रिमुखी है, जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, यही चीजें आती हैं, उसी के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। अगला है औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, तो ये आपका औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। अगला है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो अनौपचारिक होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए, तो पूर्व निश्चित जो उद्देश्य हैं उनका विरोध, और आप क्या कहेंगे, नवीन मूल्यों का निर्धारण, या कह सकते हैं मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद। तो ये सभी उद्देश्य में आप लिख सकते हैं। प्रयोजनवाद तो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया था। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता, तो ये मैंने आपको ऊपर अभी बताया, महात्मा गांधी जी।
अगला है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म, ये मैंने आपको बताया था जब मैं फास्ट रिवीजन करा रहा था कि 2019 में आपका पूछा गया था ये कहाँ की रहने वाली थी, जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो इटली की थी। और इसी की तर्ज पर जितने भी मैंने नाम बताए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या विवेकानंद हो गए, ये जितने भी बताए थे उन सबका मैंने जन्म स्थान बता दिया था ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज लोकाचार और कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, वर्गों तथा मानव व्यवहार जो है उसके नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं और ये समाज संबंधों का एक जाल है और ये सदैव जो है वो बदलता रहता है। तो अच्छी डेफिनेशन है, मैकाइवर फेमस है, इनका याद रखिएगा। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, जनसंचार ये सभी आते हैं, तो ये आप ये भी याद आसानी से रख सकते हैं। अगला है शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, तो लोकतंत्र में जाति, धर्म का रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर दिए जाने ही चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये ध्यान रखिएगा 29(2). और धारा 29(2) में कहा क्या गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है धारा 29(2) के संबंध में, तो इतना सा केवल ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं बाल श्रम से क्या अभिप्राय है। तो आप क्या कहेंगे कि बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूल, रिपेयर की दुकानों पर अधिकतर बालक जो है वो कार्य करते हैं, चाय और रेस्टोरेंट जो है इनमें कार्य करते हैं, कारखानों में कार्य करते हैं, दुकान घरों पर बालक कार्य करते हैं, उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है, बालिकाएं जो है सफाई बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। तो सब क्या है, ये सब बाल श्रम है, आसानी से आप लिख सकते हैं। जनसंख्या शिक्षा की बात करें तो इसको परिभाषित कीजिए, तो ये ऊपर क्वेश्चन आया भी था, वही सारी चीजें लिखी हैं कि सभी परिप्रेक्ष्य में जो है जनसंख्या का आकलन, उसकी वृद्धि, उन सभी का जो है वो ज्ञान या जानकारी जो है इसी के संदर्भ में दी जाती है। ऊपर मैं बता चुका हूँ इसलिए फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगला है वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं, तो धूल, आंधी, तूफान, ये तूफान नहीं है तूफान है, ये सभी जो है वो स्रोत हो जाएंगे वायु प्रदूषण के। अगला है जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, तो आप क्या कहेंगे भारत में जो जल है उसका प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि होती बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहिए, यही जल संरक्षण जो है वो कहलाता है। अगला है जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नाम लिखिए, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं सभी जनसंचार में ही तो हम यूज करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। 2019 के प्रथम बार के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2019 के द्वितीय बार के, और यही हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी, ऊपर आया था प्रश्न। एनसीईटी से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है, तो पूर्व में जयपुर से संचालित होता था पर वर्तमान में दिल्ली से संचालित होता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है, ये मैंने आपको बताया ऊपर। बुनियादी शिक्षा का अर्थ तो स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तब तक इसका कोई मूल्य जो है वो नहीं है। तो ये महात्मा गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में हो जाएगा। अगला है छात्र छात्रों छात्राओं में मूल्यों के विकास के लिए कौन कौन से जनसंचार साधन है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न। अगला है भूमंडलीय ताप वृद्धि से किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि। अगला किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए, तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दयावान, इस टाइप के बहुत से पॉइंट है जो इसमें आप लिख सकते हैं। अगला वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, तो आप कहेंगे वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न बालिका शिक्षा के संदर्भ में कि बालिका शिक्षा का आशय बताइए, तो आप कहेंगे बालिका शिक्षा से आशय है कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो, सभी को समान अवसर हो, उचित दृष्टिकोण से देखा जाए, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा ऊपर मैंने बताया था आपको कि जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए। अगला है दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए,
तो आप क्या कहेंगे? दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। इस टाइप से लिख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसी के साथ सभी प्रश्न हमारे समाप्त होता है और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा और समाज का संबंध क्या है। तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तो सारे प्रश्न समाप्त हुए। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न को पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ। अब बात करते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जो नरेंद्र दत्त है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ नरेंद्र दत्त, ये किसके बचपन का नाम है? मैं 4 ऑप्शन भी देता हूँ। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर का, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका गिजू भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रोबेल का। तो ये 4 ऑप्शन है और एक नन ऑफ दीज भी ले लेते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा आपका जो है वो सही होगा। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर निकलता है। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।